गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम एलजेब्रा सेक्शन 1 का एलजेब्रा का जो टॉपिक है, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखिए, बेसिक जब क्लियर रहेगा तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सेमेट्रिक एंड स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये चार टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये जैसे ही चार टॉपिक कवर हो जाएंगे उसके बाद हम तुरंत इस चारों टॉपिक पर आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताएंगे। हमने पिछली वीडियो में भी 2 एमसीक्यू क्वेश्चन बताए हैं और इस वीडियो में भी हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे। केवल एक टॉपिक पहले क्लियर कर लेते हैं उसके बाद। तो आइए समझते हैं कि पहला टॉपिक क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होते हैं, इसके ऊपर है पहला टॉपिक आपका। तो समझते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, टू मैट्रिक्स, यहाँ पे हमने थोड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ, इसके दो कंडीशन होंगे, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल to the corresponding element of B, that is aij equal to bij for all I and j। इसका क्या मतलब है कि दो मैट्रिक्स आपस में तब इक्वल होंगे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, एंड जो एलिमेंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग सेम होने चाहिए। ठीक है ना, इसके एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखिए, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिया हमने छोटा सा 2 4 6 5 2 into 2 ऑर्डर का, तो ये B के इक्वल होगा अगर ये भी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो। ठीक है, और इसके भी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी 2 के इक्वल 4 4 के इक्वल 6 के इक्वल 5 के इक्वल। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर अगर हम 5 लिखे हैं, यहाँ पे अगर हम 6 लिखे हैं, तो कोई ऐसा ना समझे कि ये 6 हो गया ये 5 हो गया तो ये इसके इक्वल होगा। और सॉरी, ये तो ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 5 और 6 तो ये आपस में इक्वल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए एलिमेंट सेम है, 2 4 5 6, इसमें भी 2 4 5 6 यानी 6 5, चार एलिमेंट तो सेम है, बट कॉरस्पॉन्डिंग सेम तो नहीं है ना। यहाँ 5 है तो यहाँ तो 5 नहीं है ना, तो ये आप मैट्रिक्स आपस में क्या होगा, इक्वल नहीं हो सकता है। क्लियर, इक्वल होने के लिए इसके एलिमेंट सेम टू सेम होने चाहिए। यानी यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 और यहाँ क्या होना चाहिए, 5। तो इसको कहते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स आपस में सेम होंगे तब, इक्वल होंगे तब जब उनके ऑर्डर और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू है, देखा जाएगा अभी जब इसको हम क्लियर कर लेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है, थोड़ा सा स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में स्टेटमेंट क्या है। देखिए, लेट ए बी m क्रॉस n मैट्रिक्स, then the transpose of A denoted by A to the power T, या फिर A पर T और A डैश। ठीक है, हम A पर T या फिर A पर डैश से भी शो करते हैं। किसको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। यानी कि हमको कोई मैट्रिक्स A गिवन है तो उसके ट्रांसपोज को हम A पर T या फिर A डैश से शो करेंगे। इज n क्रॉस m मैट्रिक्स सच दैट, यानी कि इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है m क्रॉस n का, तो जैसे ही आप उसका ट्रांसपोज करोगे तो पहले तो आप उसको डिनोट करोगे ऐसे, और दूसरी बात यह है कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा m क्रॉस m। ये क्यों हो रहा है, ऑर्डर चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, हम किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर I और J जो लिखा हुआ है, इसके जो नंबर लिखे हैं 1 2 डॉट 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 m, तो I क्या करता है, रो ऑफ नंबर्स होते हैं, और J क्या होता है, रो ऑफ कॉलम्स होते हैं, सॉरी नंबर्स ऑफ कॉलम होते हैं, और I क्या होता है, नंबर्स ऑफ रो होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम एक्सचेंज कर दें, यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पर देखिएगा हमने लिखा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हो तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम्स एंड इट्स कॉलम इनटू रो, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते। बेसिक बात समझिए, ज्यादा आप थ्योरी पे फोकस मत करिए, अगर आप थ्योरी पे फोकस करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। ये तो हमने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको इन फ्यूचर कभी चीजें भूल जाए तो आप अपना नोट्स देखें तो आपको तुरंत चीजें रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे कि I और J इन दोनों के जो नंबर अगर आपस में बदल दिए जाए, ठीक है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा
वो मैट्रिक्स जो है हमारा क्या कहलाएगा, वो मैट्रिक्स हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए दिया हुआ है 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 1 1, यानी इसका ऑर्डर क्या है 3 into 4। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो है और कितने का कॉलम है 1 2 3 4, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 into 4। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो हमको क्या करना होगा, इसके रो को कॉलम में चेंज करना होगा। क्लियर? देखते हैं, ये रो है, इसको कॉलम बना दीजिए, 1 2 3 4 को 1 2 3 4, 2 3 4 1 को 2 3 4 1 और 3 2 1 4 को 3 2 1 4। तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसको डिनोट कर लो ऐसे, ए पर डैश या फिर ए पर टी से, और 3 into 4 को हम लिख सकते हैं 4 into 3। क्या लिख सकते हैं 3 into 4 को क्या लिख सकते हैं 4 into 3। यहां पे हमने लिखा था ना कि m क्रॉस n मैट्रिक्स को जैसे ही आप ट्रांसपोज में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा n क्रॉस m, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा n क्रॉस m। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, इसी टॉपिक को इसमें भी यूज करने वाले हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में। इसलिए थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब भी किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वही मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। किसका? जो मैट्रिक्स हमको गिवन होता है उसका। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि थोड़ा सा इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी है, इसको भी देख लेते हैं। इस टॉपिक पर जाने से पहले, सिमेट्रिक वाले टॉपिक पर जाने से पहले हम थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टीज को भी समझ लेते हैं। क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गिवन है और आप उसका फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमको वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा जिसका हमने ट्रांसपोज किया था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज 2 4 5 2 6, ऐसा एक मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो हमको मिलेगा 4 2 5 6। अगर एक बार और ट्रांसपोज करें तो हम फिर से इसको वैसे ही करेंगे, इसके रो को कॉलम बनाएंगे 4 5 2 6। देखिए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इस रो को कॉलम बना दीजिए, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, अब फिर ट्रांसपोज करेंगे तो फिर पहले रो को कॉलम बना दीजिए, पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम। तो आप बताओ ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम है क्या? हाँ सेम है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए, यानी कि अगर हमको किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का वापस ट्रांसपोज करना पड़े हमको वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स करते हैं। सॉरी, हम वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक और प्रॉपर्टी देख लेते हो। अगला प्रॉपर्टी क्या है? अगला प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में ऐड किए गए हैं, दो मैट्रिक्स का आपस में एडिशन किया गया है और उसका ट्रांसपोज निकाला गया है, तो वो मैट्रिक्स उनके अलग अलग ट्रांसपोज के एडिशन के इक्वल होंगे। देखिए आप टी को अंदर ला दो यहाँ पर और यहाँ पर, तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज हो गया, दोनों को जोड़ लो और इनको जोड़ के ट्रांसपोज कर दो, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए दो मैट्रिक्स का एडिशन, मल्टीप्लाई, ये सब चीजें अगले टॉपिक में है। ठीक है ना, तीसरे टॉपिक में। यहाँ पे तो हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है, अगर हम यहाँ पे नंबर देना चाहें तो इसको दे सकते हैं, दूसरा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, पहला टॉपिक इसके पहले ही क्लियर कर दिए थे हम पिछली वीडियो में। अगला प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो और उसका ट्रांसपोज करें तो आप चाहो तो पहले ट्रांसपोज करके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, बात इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये चीजें हम देख लेंगे क्वेश्चन में। कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है यहाँ पर 2 4 0 3, अब इसमें किसी से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई अभी हमने आपको सिखाया नहीं है, वो अगला टॉपिक है तो उसको हम सिखा देंगे। यहाँ आ गया तो हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कोई कांस्टेंट 2 है तो चारों एलिमेंट को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 0 6। ठीक है, अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकाल लेना है। जैसे आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज 4 8 0 6, और जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है वैसे ही हम क्या कर ले सकते हैं, इसमें से कॉमन भी तो ले सकते हैं। तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा चारों एलिमेंट से, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 3। आप बताओ ये हमारा मैट्रिक्स ए है, तो आप देखो इसके ट्रांसपोज में किसका मल्टीप्लाई हो गया,
कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो गया वापस, क्लियर। तो ये चीज आपको समझना था कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, अब इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे ना तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा k इंटू ए पावर टी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको अभी आप आगे भी मिल जाएगा किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग तो उसमें ये चीजें यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे अगर दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि अगर दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो हम बाद में बताएंगे, यहाँ प्रॉपर्टी समझ लीजिए। तो जैसे ही आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल तो होंगे, बट यहाँ एक बात समझने वाली है, इनका ऑर्डर बदल जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, जबकि यहाँ एडिशन में ऐसा नहीं होता था, उसमें तो सेम है, उसमें बदल भी देंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ कंपल्सरी आप ए को पहले नहीं लिख सकते हैं, ए को बाद में ही लिखेंगे, बी को पहले लिखेंगे, क्लियर, ठीक है। ए बी पे अगर टी है तो यानी हम लिख सकते हैं बी पे टी इंटू ए पे टी। चलिए ये प्रॉपर्टी हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको आप वीडियो पोस्ट करके आप इसका नोट्स बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो चाहे इनका ट्रांसपोज करेंगे तो ये इनके अलग अलग ट्रांसपोज के मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के बराबर होंगे, बट इनका क्रम क्या होगा, इनका ऑर्डर क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है ना, एक्सचेंज कर देंगे, क्लियर। चलिए ये हो गया आपका पहला टॉपिक, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इन दोनों को हमने यहां पर आपको समझा दिया। अब इसी में दूसरे टॉपिक के अंदर ही आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, उसको भी देख लेते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार अच्छे से वीडियो को समझिए, वीडियो देख के अच्छे से समझिए और इस वीडियो को पोस्ट करके आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। कमेंट करिएगा इस पर, जो भी चीजें नहीं समझ में आएंगी उसको बताइएगा, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हमने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे ही हमारा दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा हम तुरंत एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे उसको हम करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ एमसीक्यू करवाए थे और इसमें भी हम करवाने वाले हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए दो टॉपिक तो हमने क्लियर कर लिया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझने के बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि तब हमारा दूसरा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन ए का अलजेब्रा के अंदर पहला टॉपिक हमने पहले वीडियो में क्लियर किया था और दूसरा टॉपिक आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन भी इस पर हम आज देखेंगे, ठीक है ना। समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने के लिए पहले तो उसका क्या कंपल्सरी होना जरूरी है, स्क्वायर होना जरूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए। अभी हमने डैश का मतलब समझाया आपको। डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम हिंदी में परिवर्त भी कहते हैं, ठीक है ना, परिवर्त आव्यूह भी कहते हैं, परिवर्त कर देना, आप ऐसे समझे। ट्रांसपोज को हिंदी में क्या कहते हैं, परिवर्त करना, ठीक है ना, उसका परिवर्त आव्यूह एक तरह से होता है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से। तो क्या हो कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद भी वही रह जाता है, बदलता नहीं है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते भी हैं तो भी वो चीज बदल नहीं रहा है, सेम रह रहा है, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल देखिएगा कि अगर ए यहां पर लिखा है एक मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का है ये, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। अगर जैसे ही हम इसका डैश निकालेंगे तो डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करना। तो जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में ट्रांसपोज करिए, -1 1, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो का थर्ड कॉलम में, थर्ड रो का थर्ड कॉलम में। अच्छा एक बात बताइए कि ये ऊपर और नीचे वाले दोनों मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग दिख रहा है क्या, नथिंग, कोई चेंजिंग नहीं है, क्लियर। यानी ए और ए डैश में कोई चेंजिंग नहीं है। तो जब ऐसा हो जाए कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले आप और वो मैट्रिक्स वही रह जाए तो इसका मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है ना, क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हो गया कि ए का अगर हम डैश निकालेंगे तो ए
और ए डैश आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट शॉर्ट में हम यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा क्यों हम ऐसे लिखे हुए हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसका मतलब यह है कि अगर हम ए आई जे किसी एक एलिमेंट को यहाँ से ले और उसके आई और जे के नंबर को हम बदल दें, मतलब आपस में रिप्लेस कर दें, तो भी वो जो एलिमेंट है वो नहीं बदलेगा, यानी कि उसका पोजीशन नहीं बदलता है, वो सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज हम लेते हैं यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिया A12, तो आप यहाँ देखेंगे कि A12 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा -1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A12 -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां हमने लिख दिया -1। लेकिन अगर हम 2 और 1 को आपस में बदल दें तो क्या वो -1 बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, सेम आएगा। देख लीजिए 2 और 1, अब ये कह रहा है 2 और 1 का मतलब है सेकेंड रो लेकिन फर्स्ट कॉलम, इस पोजीशन पर भी कौन सा एलिमेंट है, -1 ही तो है, तो ये बदलेगा नहीं। इस चीज को याद रखिएगा, एमसीक्यू इसी स्टेटमेंट पे बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जरूर आप दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी ऐसा केस आएगा तो वो चेंज नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक को हिंदी में कहते हैं सममित, अगर कोई नहीं समझ पा रहा होगा तो समझेगा सममित आव्यूह, हम हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पिछली टॉपिक को हमने लिखना भूल गया था, आप वहां पे नोट कर लीजिएगा। ट्रांसपोज को परिवर्त कहते हैं और सिमेट्रिक को सममित भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू मैट्रिक्स को हिंदी में कहा जाता है विषम सममित आव्यूह। क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह। लेकिन आप यहां समझेंगे स्क्यू मैट्रिक्स होता क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू -a। यहां पर जो काम हम कर रहे थे वही काम यहां पर भी करेंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर ऐसा हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे, स्क्यू मैट्रिक्स कहेंगे। देखते हैं, अगर हम इसका डैश निकालें तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो यानी कि रो को कॉलम में चेंज करोगे तो 0 2 -3 -2 0 5 और ये हो गया आपका 3 5 -5 और 0। एक ही पास लिख दिए हैं तो क्लियर नहीं हो रहा, रुकिए थोड़ा सा दूर करते हैं इसको, यहां पर लिखते हैं। जैसे इसका डैश निकाला जाएगा तो क्या होगा, 0 2 -3, इस रो को कॉलम बना दीजिए, इसको -2 0 5 और ये हो गया 3 -5 और 0। अब आपका ये तो दोनों सेम तो है नहीं, क्योंकि यहां पे तो 2 है बट यहां पे -2 है। लेकिन जैसे ही आप यहां से सभी एलिमेंट से माइनस को कॉमन कर लोगे तो देखो, जैसे ही आप माइनस कॉमन करोगे तो सबके चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा, 0, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ पे 2 0 -5, यहाँ -3, यहाँ +5, यहाँ 0। अब आप देख सकते हो ये जो है सेम यही मैट्रिक्स है, 0 2 -3 0 2 -3 -2 0 5 -2 0 5 3 -5 और 0। क्लियर। तो इसको हम कह सकते हैं A। इसका मतलब क्या है कि A डैश इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, -a। तो हमने यही तो कहा A डैश किसके इक्वल हो जाएगा, -a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो समझिएगा कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित आव्यूह है। क्लियर। कोई भी डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है ना, कमेंट करिएगा, चैट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। लेकिन यहां हम बहुत अच्छे से इसको समझा रहे हैं, इसको समझिए। जब भी ऐसा होगा कि आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और क्या हो जाएगा, माइनस, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कोई स्क्यू सिमेट्रिक है और ये क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट इस तरह का यहाँ भी लिखा गया है, इसको क्या लिखा, इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। अगर हम लिखे A12 तो आप बताओ A12 क्या होगा, A12 इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो, 1 का मतलब है फर्स्ट रो और 2 का मतलब है सेकेंड कॉलम। तो A12 के पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और जैसे ही हम इसको A21 करेंगे तो क्या मिलेगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। देख रहे हैं माइनस मिल जा रहा है, हमने यही तो लिखा है। AIJ को अगर आप AJI करोगे तो क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है।
कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे अब आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा, मेरा नंबर भी आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर आपका नंबर, तो जिसके पास मेरा नंबर नहीं है वो नोट कर ले, पर्सनल मैसेज भी कर सकता है, लेकिन काम की चीजों के लिए मैसेज करिएगा, ठीक है। जो भी आपको डाउट होगा उसके लिए 9198392737, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो भी दिक्कतें हो बताइएगा, ठीक है। और चैट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका चारों टॉपिक यहाँ पर कवर। कुछ बातें हैं जिसको आप समझ लीजिए। देखिए ये जितना चीजें हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो इस पे एमसीक्यू भी आप अच्छे से लगा पाएंगे। देखिए जितने भी ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू लगाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ज्यादा थ्योरी पढ़ने से बहुत कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे उसी से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन क्वेश्चन तो तभी लगेंगे जब आपको रूल क्लियर होंगे। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा, रूल ही नहीं पता होगा, तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, जितना भी इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस सारे क्वेश्चन हम बताएंगे। आपको बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, जितना हम करते हैं उतना काम करिए। जो भी पढ़ाई करिए रिटर्न में करिए, लिखिए, ठीक है, लिख के पढ़िए। आप लेट कर सो कर वीडियो देखते हैं, हाँ ठीक है समझ में आ गया, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो आप बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी वीडियो देखें बैठ कर देखें, कॉपी और पेन लेकर देखें, किताब नहीं है कोई बात नहीं है। जब हमारा एक यूनिट कंप्लीट होगा तो इस पूरे बेस पर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 40-50 जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम बताएंगे। एक यूनिट के अंदर कम से कम 40 क्वेश्चन का टारगेट है मेरा कि वो आपको बताया जाए, ठीक है। जब मेरा एक यूनिट कंप्लीट होगा तो मैं एक लाइव क्लास दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन को मैं, जितना भी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होगा, इस पर पूरे अलजेब्रा के मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के पार्ट में जितने क्वेश्चन होंगे उस सारे क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है ना। जितने आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं बिल्कुल उसको तैयार कराऊंगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप वीडियो देखते समय पेन और कॉपी लेके बैठे और नोट करें, ठीक है। नहीं तो मेरा सारा पढ़ाया हुआ चीज आप ऐसे लेट के देखेंगे, सो जाएंगे, नींद आएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है और उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब देखिए आपको अगर चीजें समझ में आ रही है तो आज अजय क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, उस पर ये कोर्स लॉन्च किया गया है, उस कोर्स को आप खरीदिए। कोर्स का जो प्राइस है बहुत ही कम रखा गया है, 1099 रुपीज ओनली। आप अदर कोर्स से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा कोर्स के प्राइस होते हैं, बट हम लोगों ने बहुत कम रखा और इसमें आपको सारा मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा। ये मैथ का सेक्शन ए, सेक्शन B1 और जो आपका ड्राइंग का पार्ट होगा वो, और जनरल टेस्ट में जो भी आपका रीजनिंग है, मैथ है और जीके है, उसके लिए भी क्लासेज अवेलेबल होंगे। अभी हमने शुरू किया है मैथ का लेक्चर देना, धीरे धीरे सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड होने लगेंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा आपको, जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। और पढ़ाई करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, उस तरीके से आप पढ़िए, ठीक है ना। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको मनचाहा कॉलेज चाहिए तो अजय क्लासेज ऐप पे जाइए, और अगर मनचाहा कुछ और चाहिए तो फिर आप जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। मेरी भावनाओं को तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि आपको अजय क्लासेज ऐप ज्वाइन करना चाहिए, कोर्स खरीदना चाहिए, जिसके प्राइस बहुत कम है, ठीक है ना। इतना कम है कि अगर आप एक स्पार्की का पैंट भी लेने जाएंगे तो उसका प्राइस 1500 से 1600 रुपए है। और यहाँ तो हम आपके जीवन को स्पार्की बनाना चाहते हैं मात्र 1099 रुपीज में, ठीक है। आपके पूरी लाइफ को हम चाहते हैं स्पार्की बना दिया जाए, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं लीड की प्रिपरेशन के लिए, आगे बीटेक करना चाहते हैं, वे बच्चे अजय क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को खरीदें और पढ़ें। चलिए ये टॉपिक तो क्लियर हो गया, थोड़ी सी बातें आपको बतानी थी, ठीक है। अब मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इस टॉपिक पर जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है थोड़ा सा हम लोग पहले उसको देखेंगे। देखिए एक साथ सारी चीजें पढ़ के हम लोग ज्यादा पोथापत्री नहीं बनाना चाहते हैं, सीधे हम लोग टॉपिक क्लियर करते रहेंगे और उसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखते रहेंगे। तो हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो गया, एक पिछले वीडियो में और एक इस वीडियो में। और अब इस टॉपिक पर हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी है। अभी हम एमसीक्यू पे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा 2-3 नोट्स है उसको पढ़ लेते हैं, फिर एमसीक्यू पर चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट नोट्स। देखिए यहाँ लिखा गया है नोट 2000। नोट 2000 का मतलब है कि ये जो
टॉपिक है, ये जो नोट्स है ये 2000 के नोट इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हमने लिखा है नोट 2000। अच्छा, ए प्लस ए टी क्या होता है? पहला नोट क्या है? ए प्लस ए पर टी इज ए सेमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, यानी ए प्लस ए पर टी, तो ये क्या बन जाएगा? सेमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसमें से घटा दोगे तो वो बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर ऐसे ट्रांसपोज में उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको फोकस करके पढ़ लीजिए, क्योंकि इस पर ही एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। इन चीज़ों को भी हम इस्तेमाल करके एमसीक्यू लगाएंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। कोई चीज़ का डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, एक बार और बता देते हैं, समझिए। किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अगर उसी मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो आप सिमेट्रिक बनेगा, माइनस करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो सिमेट्रिक बनेगा। क्लियर? चलिए अब हम इसके बाद चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पर। देखते हैं कि इस टॉपिक पर, जो आज का टॉपिक चल रहा था, इस टॉपिक पर कितने टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको जितना आज का टॉपिक हमने पढ़ाया है वो एक साथ क्लियर भी हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एमसीक्यू के, ठीक है। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है। अभी हमने 4 टॉपिक क्लियर किया। कौन कौन सा टॉपिक था? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन चारों टॉपिक के ऊपर जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस पर हम समझते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने उसी टॉपिक के ऊपर लिए हुए हैं। देखिए, हम हर एक टॉपिक के बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपको साथ में सारा टॉपिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लियर होता रहे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, मैट्रिक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन दिया हुआ है। कहा गया है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, देन ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी। तो हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जब आपको पढ़ाया है तब हमने बताया है कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो इसके भी ऑर्डर 2 into 2 है, ठीक है, और इसका भी ऑर्डर 2 into 2 है। तो ये तो सेम है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, यानी कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो हमको यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा और यहाँ से इक्वेशन मिलेगा। जब हम दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंपेयर करेंगे तो हमको कुछ इक्वेशन मिल जाएंगे जिनको सॉल्व करके एबीसीडी को फाइंड किया जा सकता है। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखा देंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। एक बार आप क्या करिए, पूरा वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन बताएंगे तो फिर इसको मिटा देंगे। थोड़ा सा जगह बनेगा, फिर हम क्वेश्चन को बता पाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन बता देते हैं, फिर इस पे आते हैं हम लोग। नीचे के 2 क्वेश्चन इजी हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप खुद भी लगा सकते हैं, तो इसलिए इसको मिटा देंगे हम अभी। केवल हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। कहा गया है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा, ठीक है ना। जो मैट्रिक्स गिवन है स्क्वायर कब होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने डिफिनेशन पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर्स, जिसके रो के नंबर्स और कॉलम्स के नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। रो का जितना नंबर होगा उतना ही कॉलम्स के नंबर होगा, यानी जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। तो m क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m नंबर्स ऑफ रो और n क्या है, नंबर्स ऑफ कॉलम। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n। तो m इक्वल टू n ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। m इक्वल टू n ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि इसके नंबर्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये तो होगा ही नहीं। तो m इक्वल टू 1, इसको स्क्वायर होने के लिए m इक्वल टू n होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, पिछली वीडियो में जब आपको पहला टॉपिक पढ़ाए थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। वहाँ हमने एक क्वेश्चन बताया था, यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप लगाइएगा, इसको हम बताएंगे नहीं।
इफ ए मैट्रिक्स है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, तब आपको एक क्वेश्चन लग पाएगा आपसे, ठीक है। तो इसको हम बता दे रहे हैं, ये आप लोग के लिए छोड़ना है, चैट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स में टोटल 24 एलिमेंट है तो उस 24 एलिमेंट को यूज करके आप कितने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स के मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ था, इस वीडियो में मैंने इसका सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो भी आप लोग के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ये तो हो गया, इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आप करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे। वैसे आप लोग कर लेंगे, अगर आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कहा जा रहा है। देखिए, हमने कहा कि 24 एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स का यूज करके आप कितने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हो। तो अगर 24 एलिमेंट्स को एक लाइन में आप लिख दोगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा, इसका ऑर्डर होगा 1 × 24। अगर आप ऐसे लिख दोगे 24 एलिमेंट को तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 24 × 1। ऐसे करके कितने बना सकते हैं मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, आप लगाइएगा, इसको हम बताएंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए, ये दो क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, बाकी के क्वेश्चन हम बताएंगे, उसको आप देखिए। तो ये दो क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, क्लियर, देखिएगा। यहां देखें, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। हमने क्या कहा कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी कि 2a + b = 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और a - 2b = -3, a - 2b = -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और दो इक्वेशन हमको यहां मिल जाएंगे, यहां लिख देते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। 5c - d = 11, इक्वेशन नंबर थर्ड, और 4c + 3d = 24, इक्वेशन नंबर 4। अब इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ABCD की वैल्यू बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, यहां पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा बाय इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 प्लस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और प्लस कर दें इक्वेशन सेकेंड को, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहां हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 4a। 4a में इक्वेशन सेकेंड को ऐड करोगे तो हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा कैंसिल, और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, और -3 को 8 करोगे तो 5 बचेगा, = 5। तो a = कितना आ गया, 1। बाय इक्वेशन फर्स्ट a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 1 + b = क्या हो जाएगा, 4। इसको उधर भेज दीजिए तो b = कितना हो गया, 2। a और b की वैल्यू फाइंड हो गई, a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। सेम ऐसे ही आप c और d वाले इक्वेशन को बैलेंस करके सॉल्व कर सकते हो। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 8 कर दो, कट जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपका सही होगा ये आप भी कर सकते हैं, इसको आप खुद कर लेना, ठीक है। ABCD चारों वैल्यू आप मैच करा लेना, जो मैच कर जाए। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। इसमें तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, आप c और d की वैल्यू फाइंड करने से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फाइंड करके देख लेना कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। वैसे ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी सही है, आप करके देखना, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ भी अब एक्स्ट्रा नहीं है जानने के लिए। जैसे a और b की वैल्यू हमने फाइंड की, वैसे c और d की वैल्यू आप फाइंड कर लो और देख लो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ रहा है कि नहीं। मैंने आंसर बता दिया है कि ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ठीक है। तो आप कर लेना इसको। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। कोई भी डाउट होगा चैट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको भी क्लियर करते हैं। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पोस्ट करके इसको यहाँ तक नोट कर सकते हैं, और इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, इधर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। इफ ए एक मैट्रिक्स गिवन है, देन द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज,
इसके ट्रेस पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज समझिएगा, मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, ठीक है ना। ट्रेस के बारे में आपने पढ़ा नहीं है कि मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, बहुत बच्चे तो सुने ही नहीं होंगे, ठीक है। और बहुत बच्चे आज जानते होंगे कि ट्रेस क्या होता है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होगा, लेकिन है बहुत इजी कॉन्सेप्ट। तो इसलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं कि ये क्या होता है ट्रेस, ठीक है। देखिए पहले तो इसका आंसर समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ट्रेस ऑफ a matrix A क्या होता है ट्रेस, किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल का जो सम होता है उसी को ट्रेस कहते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल का सम, तो डायगोनल किस मैट्रिक्स में मिलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलता है, यानी वो मैट्रिक्स हमेशा कैसा होगा, स्क्वायर होगा। ये तो बात क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये मैट्रिक्स स्क्वायर है ना, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, जितने रो है उतने ही कॉलम है। तो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है, डायगोनल मतलब ये इसका जो सम होता है वही क्या होता है, ट्रेस होता है। इसका सम बताइए कितना होगा, 1 + 7 + 9 कितना होगा, 17, ठीक है। हमने सही ऐड किया हो तो 17 होगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये। समझ में आया ट्रेस क्या होता है, क्लियर। तो ये वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना आपको, अगर आपने नहीं सुना है वर्ड को या फिर आप नहीं जानते हैं तो इसको समझ लीजिए। किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल का जो सम होता है उसी को ट्रेस कहते हैं, और उसी ट्रेस को हमको यहाँ पर फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, हम आगे देख लेंगे, आगे इस बात को समझ भी लेंगे। इसका क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, आगे इसका कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे। बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप नहीं जान पाएंगे, बहुत इजी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। यहाँ देखिएगा क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, इफ ए इज ए स्क्यू मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ ए, फिर उसका क्वेश्चन आ गया, ट्रेस का फिर से क्वेश्चन आ गया। अच्छा ट्रेस का फिर से क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, चलिए समझ लेते हैं फिर से ट्रेस का क्वेश्चन आ गया। तो इफ ए इज ए स्क्यू मैट्रिक्स, इस बार मैट्रिक्स कैसा दिया है, स्क्यू, स्क्यू है तो स्क्वायर तो होगा ही। अच्छा स्क्यू मैट्रिक्स का डिफिनेशन आज हमने पढ़ा है क्या आपको, यस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन हमने पढ़ाया है। लग रहा है क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सिमेट्रिक भी रहेगा, चाहे स्क्यू भी लिखा है तो आपको सिमेट्रिक समझना होगा यहाँ पे, ठीक है। हम लिख देते हैं, शायद छूट गया होगा, या फिर केवल स्क्यू मैट्रिक्स भी लिखा हो तो आपको वही समझना चाहिए कि स्क्यू मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही बात की जा रही है। तो आज मैंने जब आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाया तो क्या बताया था, आपको याद है, जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, -a के, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो -a के इक्वल होता है। और ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा वही मैट्रिक्स हो सकता है जिसका डायगोनल 0 0 0 होगा। बाकी यहाँ पे ऐसे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो आप बना सकते हो, किसी भी तरह का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक एग्जांपल दिया होगा इसके लिए, स्क्यू मैट्रिक्स आप देख सकते हो, उसका भी डायगोनल क्या होगा, हमेशा याद रखिए स्क्यू मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, 0 0 0, ठीक है, 0 0 0। तो आप बताओ यहां पे कॉन्सेप्ट क्या बनता है, हमसे क्या पूछा गया, ट्रेस ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर केवल स्क्यू मैट्रिक्स, तो क्या बन जाएगा कॉन्सेप्ट, 0 0 0। तो आया कितना, ये 0। ऑप्शन है कोई, देखिएगा, पहला तो नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, उसका डायगोनल ही जब 0 0 होता है, आप देख लीजिए एग्जांपल में, इसका डायगोनल क्या होता है, 0 0 0 होता है। किसी भी स्क्यू मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, 0 0 0 होता है। तो ऐसे केस में उसका डायगोनल का जो सम करेंगे वो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो उसका ट्रेस क्या हो जाएगा। ट्रेस समझ रहे हैं ना आप, ट्रेस क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसी का क्या होता है, सम, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो हम उसका कॉन्सेप्ट लिख भी देंगे यहाँ पे,
इसको आप नोट कर लीजिए, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पोस्ट करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखें, एक चीज आप ना हो तो लिख लीजिए एक फार्मूले के रूप में, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इस फार्मूले के रूप में हम इसको लिख दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा कहीं भी। और दो क्वेश्चन आया इस पर तो हम इसको लिख ही देते हैं। देखिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स, ठीक है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है यही इसी को प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। इसी का क्या लेना है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल का सम होता है वही क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू डायगोनल को ऐड करना है, A11, A12, A11, A22, A33। अगर ये m क्रॉस n का होगा, अगर ये मैट्रिक्स m क्रॉस n का होगा, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ऐसे ही डॉट डॉट कर दे तो A1n तक हो जाएगा ये, और इसको हम डॉट डॉट कर दे तो A2n तक हो जाएगा, और इसको अगर हम डॉट डॉट करके लिख दें ऐसे, ठीक है, तो ये M1, सबसे पहला डिफिनेशन हमने आपको यही पढ़ाया था, AM2, AM3 डॉट 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 AMN, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n, ठीक है। तो यहां पे जो आपका ट्रेस मिलेगा वो क्या मिलेगा, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस डॉट डॉट डॉट। और ये कैसा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना। तो एक चीज और समझना होगा आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये किस तरह का मैट्रिक्स बनता है, यहां पर ये दोनों सेम नंबर होते हैं, यानी कि अगर हम इसको m लिखे तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, m इंटू m। तो यहां पर आप समझिएगा, हमने m क्रॉस n तो लिखा है, बट आपको समझना होगा कि m इज इक्वल टू क्या है, n है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही ना ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, AMN, और यहाँ पे जरूर शो करिएगा कि m इक्वल टू क्या है, n है, यानी दोनों सेम नंबर होंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल टू 1 से n तक और aij, मतलब आप यहाँ 1 1 ले लो, समेशन का तो मतलब समझते ही हो, सम को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ 1 1 लो, फिर 2 2 लो, फिर 3 3 लो। जैसे आप एक बार 1 1 लोगे तो यहाँ 1 1 मिलेगा, फिर आप 2 2 लोगे तो यहाँ 2 2 मिलेगा, फिर आप 3 3 लोगे तो 3 3 मिलेगा, ऐसे करके मिलता जाएगा। इसका डायगोनल जितना भी होगा सबको ऐड कर लेंगे तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, चाहे कहीं नहीं सुना है, तो हमने इसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपको समझा दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पोस्ट करके, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सीधा सा फंडा है, सीधी सी बात याद रखिए, क्या याद रखना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल का जो सम होता है वही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए उसको भी नोट कर लीजिए। और यहाँ क्वेश्चन ये हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं क्या है, इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड n बिलोंग टू n देन A टू द पावर n इज, वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन तो सीधे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लिए हो तो इसको हम मिटा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसको समझने में, ठीक है ना। चलिए कोई भी डाउट होगा तो आप बताइएगा, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए कोई भी, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में बताएं या फिर आप हमको पर्सनल कमेंट भी कर सकते हैं।
9198392737 पर। एनी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमको इसमें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है, या एक बार हमको बता दीजिए। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं रिप्लाई में बता दूंगा, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे मैं काफ़ी बेसिक लेके चल रहा हूँ और क्वेश्चन भी काफ़ी अभी बेसिक ही चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी हैं इसमें यहाँ से, तो चलिए देख लेते हैं उनको भी। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड n बिलोंग टू n, देन a टू द पावर n इज। क्या कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, समझेंगे। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, परिवर्त, तो ये किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है। नाउ अगर ऐसा है तो अगर आप इसका n कर दो, यहाँ पे हमने t का प्रयोग किया है, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो t का भी आप यूज कर सकते हो, a डैश इक्वल टू a या फिर a की पावर t इक्वल टू a। तो फिर पूछा गया है कि बताओ a की पावर n कैसा मैट्रिक्स होगा, वो कैसा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा ये एक तरह की प्रॉपर्टी है, ये एक तरह की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी क्या है इसको समझ लीजिए। a की पावर n की जो प्रॉपर्टी है, अगर a सिमेट्रिक है तो a की पावर n भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। आप करके देख सकते हो, जैसे a स्क्वायर ए भी सिमेट्रिक होगा, ए क्यूब ए भी सिमेट्रिक होगा, a3 ए भी सिमेट्रिक होगा, a/4 ए भी सिमेट्रिक होगा। तब अगर ए एक ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए एक ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन a स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर 4 ए टू दी पावर 5, ये सभी मैट्रिक्स क्या होंगे, जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे मिलेंगे वो सभी क्या होंगे, सिमेट्रिक्स ही होंगे। इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है क्लियर तो आपको आगे भी इसका कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई पढ़ाएंगे आपको a इंटू बी का, तो फिर a स्क्वायर को आप a इंटू ए करके फाइंड करोगे तो जो भी यहाँ मैट्रिक्स आएगा ये क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। तो आप याद रखिए इस कॉन्सेप्ट को, अगर a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन a टू दी पावर n भी क्या है, सिमेट्रिक्स है। तो कोई ऑप्शन है इसमें सिमेट्रिक्स का, हाँ है, तो इसको आप सही कर लो, ठीक है। आइए समझते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हो तो हम एक लाइन में इसे कॉन्सेप्ट को समझा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इसके आप कॉन्सेप्ट को भी समझ लो। अगर आप यहाँ दोनों साइड a टू दी पावर n ले लोगे, a टू दी पावर t के पावर n इज इक्वल टू n, तो ये n यहाँ आ सकता है, यानी कि a की पावर n टू दी पावर t इज इक्वल टू a की पावर n, यानी a की पावर n के ट्रांसपोज भी क्या आएगा, a की पावर n ही आएगा। क्लियर, a की पावर n का ट्रांसपोज भी क्या आएगा, a की पावर n ही आएगा। तो नाउ अगर a क्या है, सिमेट्रिक्स है, तो a टू दी पावर n भी क्या है, सिमेट्रिक्स है। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। क्लियर, चलिए आइए बढ़ते आगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इफ a इज ए स्क्यू मैट्रिक्स, इफ a इज ए स्क्यू मैट्रिक्स एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन a टू दी पावर n पॉजिटिव इंटीजर या फिर n बिलोंग टू n, बात तो एक ही है, क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर हो या n बिलोंग टू n हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है, इसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा हमको। चलिए समझते हैं। देखें, if a is a skew matrix and n is a positive integer, then a to the power n is, इन दोनों क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंट क्या है, यहाँ पर एक ऐसा मैट्रिक्स था सिमेट्रिक था, और यहाँ पर एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्यू मैट्रिक्स है, लेकिन ऑप्शन सेम है दोनों के। आइए समझते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें सिमेट्रिक्स लिखा था, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक्स लिखा था, तो हम स्क्यू सिमेट्रिक्स पे टिक मारेंगे। ऐसा करेंगे तो हो जाएगा गलत। कैसे सर, कैसे गलत हो जाएगा, तो आइए देखिए कैसे गलत हो जाएगा। पहले सॉल्व तो करिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर समझे, फिर जाके आपको इसका सॉल्यूशन देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कैसे गलत हो रहा है। एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्यू मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होती है, a डैश या फिर a टू दी पावर t इज इक्वल टू माइनस a। इसका ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करिए तो क्या आना चाहिए, माइनस a आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस a आना चाहिए। क्लियर, चलिए समझते हैं नेक्स्ट। अगर माइनस a आना चाहिए तो दोनों साइड हम पावर n लेते हैं,
पावर क्या लेते हैं n, तो माइनस ए की पावर क्या हो गया n, ठीक है, माइनस ए की पावर क्या हो गया n। अब इसको आप कितना लिख सकते हो, n को आप अंदर भी लिख सकते हो, तो a टू दी पावर n पावर t, और इसको आप लिख सकते हो, देखो यहां तो आप अंदर नहीं कर सकते क्योंकि यहां माइनस है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझो, -1 की पावर n इंटू ए टू दी पावर n, -1 की पावर n इंटू ए टू दी पावर n। सर कैसे कैसे -1 की पावर n आपने अलग कर दिया, अच्छा नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, माइनस ए को आप क्या लिख सकते हो, -1 इंटू ए लिख सकते हो, जब n को आप अंदर लाओगे तो -1 पर भी आएगा और a पर भी आएगा, आपने पढ़ा होगा ए बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों पे आता है ना, तो यहाँ दोनों पे आएगा n, क्लियर। चलिए तो -1 के पावर n हो गया और a के पावर n हो गया। अब यहाँ आप कैसे बता पाओगे कि यहाँ स्क्यू मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक है, अगर ये प्लस होता तो सिमेट्रिक हो जाता, अगर ये माइनस आता तो स्क्यू मैट्रिक्स हो जाता, बट यहाँ तो n पे डिपेंड करेगा ना कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। इसके दो कॉन्सेप्ट बनेंगे, क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, a टू दी पावर n पावर t के कॉन्सेप्ट दो बनने वाले हैं, व्हेन n एक इवन नंबर हो, क्या हो इवन, यानी कि जब n क्या होगा इवन होगा, तो यहाँ पॉजिटिव नंबर आप जैसे ही लोगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या मिलने वाला है a टू दी पावर n, और ये क्या मिलेगा सिमेट्रिक। व्हेन n इज इक्वल टू ऑड, तो फिर यहाँ पर ऑड नंबर लोगे 3 5 6 7 6 नहीं 7, तो माइनस मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, यानी यहाँ पर दो केस मिल रहा है, देख रहे हो आप, n पे डिपेंड करता है कि n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर तो है ठीक है, बट n के बारे में ऐसा कहा गया है क्या यहाँ पर कि पॉजिटिव इंटीजर ये इवन इंटीजर या फिर ऑड इंटीजर, ऐसा कुछ कहा गया नहीं, कहा गया है। तो ऐसा जब कुछ नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, तो फिर आपको एक बात समझनी होगी कि यहाँ दोनों केस अप्लाई होते हैं, अगर ये इवन होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, ये कौन सा केस बनेगा सिमेट्रिक, क्या बनेगा सिमेट्रिक, और अगर ये ऑड होगा तो क्या बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर। चलिए तो ये बताइए कि क्या सा ऑप्शन उसमें सही होगा, आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सिमेट्रिक है नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर आप सिमेट्रिक कर दोगे तो इसके साथ बेईमानी हो जाएगी, अगर स्क्यू सिमेट्रिक कहोगे तो इसके साथ बेईमानी हो जाएगी, डायगोनल तो होना ही नहीं है, वो तो बीच में टांग उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो किनारे कर दीजिए, फिर बचा क्या, ना तेरा ना मेरा, फिर किसका, नॉन ऑफ दिस का, दो लोग के झगड़े में तीसरे ने बाजी मार लिया, ठीक है ना, समझ गए, ना तेरा ना मेरा किसका हो गया नॉन ऑफ दिस का, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नॉन ऑफ दिस। बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा था कि सर ये स्क्यू मैट्रिक्स है, ये सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये क्या होगा स्क्यू मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ऐसा नहीं होता है, जैसा आप सोचते हैं अगर वैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया बहुत आसान हो जाती, ठीक है ना, ये जिंदगी भी बहुत आसान हो जाती, पर ऐसा होता नहीं है। आई होप कि मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताया है आज, ये 7 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे दिया लगाने के लिए इसको सॉल्व करिएगा। अगला टॉपिक जैसे हम बताएंगे फिर उस पर भी एमसीक्यू बताएंगे। अगला टॉपिक होगा आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, यानी कि आव्यूहों का बीजगणित, हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे उसको, आव्यूहों का बीजगणित या फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर। अगला टॉपिक होने वाला हमारा, कल इसका वीडियो मिलेगा, आज ये आप लोग क्लियर कर लीजिए अच्छे से। देखिए जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके पहले आपका पीछे का टॉपिक क्लियर होना चाहिए, अगर आपका पीछे का टॉपिक क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए अब तक मैंने 9 क्वेश्चन बता दिए, 2 टॉपिक और 9 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। जब तक ये यूनिट मेरा अलजेब्रा का खत्म होगा कम से कम 40 क्वेश्चन बताएंगे आपको, और फिर लाइव सेशन लाइव क्लास जिस दिन लेंगे उस दिन भी इसके क्वेश्चन बताएंगे पूरे यूनिट के। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा फोकस है क्वेश्चन पर, ठीक है ना, इतना क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं होने देंगे। और आप देखिएगा जितने भी कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपसे बनेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।